मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने चौथा वीडियो लेकर के आए हुए हैं। इस चौथे वीडियो में संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो यह जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में संधि के अंतर्गत स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो हमारा पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कल्पांत। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा विकल्प है यण संधि, तीसरा विकल्प है दीर्घ संधि, चौथा विकल्प है व्यंजन संधि। तो कल्पांत में जिस संधि का प्रयोग हुआ है वह आपका है दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपीक्षते। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद क्या है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आश्रम प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके सामने पहला विकल्प है अपि धन छते, दूसरा विकल्प है अप धन इच्छते, तीसरा विकल्प है अप धन इच्छते और चौथा विकल्प है अप धन इच्छते। तो अपिच्छते का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर है अप धन इच्छते, अर्थात जो चौथा विकल्प है वो आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है नैतत। नैतत में संधि विच्छेद होगा या नैतत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आश्रम प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है न धन एतत, दूसरा विकल्प है न धन एतत, तीसरा विकल्प है न धन एतत और चौथा विकल्प है न धन इतत। तो इसका जो सही उत्तर होगा न धन ऐतत, अर्थात जो पहला विकल्प है सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। आपके लिए पहला विकल्प है अधन न्यान्य, दूसरा विकल्प है अन्य धन अन्य, तीसरा विकल्प है अन धन यान्य, चौथा विकल्प है अन्य धन आन्य। तो अन्यान्य का जो सही संधि विच्छेद होगा वो है आपका अन्य धन अन्य। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है व्याप्त शब्द में संधि है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा 2009 का प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया जाता है गुण संधि, दूसरा विकल्प दिया जाता है दीर्घ संधि, तीसरा विकल्प दिया जाता है यण संधि और चौथा विकल्प दिया जाता है अयादि संधि। तो यह जो व्याप्त शब्द है, व्याप्त शब्द में जो संधि प्रयुक्त हुई है उसका नाम है यण संधि। इस प्रकार से यह जो तीसरा विकल्प है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया जाता है अन्वेष धन ड़, दूसरा विकल्प दिया जाता है अन्वे धन सण, तीसरा विकल्प दिया जाता है अनुधन वेषणा और चौथा विकल्प दिया जाता है अनुधन ऐषण। तो इस अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अनुधन ऐषण, अर्थात आपका चौथा विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है इनमें से किस शब्द में यण संधि है? अर्थात जो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं,
इन चार विकल्पों में कौन सा विकल्प यण संधि का उदाहरण है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया जाता है दंतौष्ठ, दूसरा विकल्प दिया जाता है वसंतर्तः, तीसरा विकल्प दिया जाता है दिव्यागम और चौथा विकल्प दिया जाता है मदोन्मत्त। तो निम्नलिखित में से किसमें यण संधि है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दिव्यागम। तो दिव्यागम जो है वह यण संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प जो है वो आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है सुधन आगतम में कौन सी संधि है? तो सुधन आगतम में जो संधि है उसे आपको बताना है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा विकल्प है अयादि संधि, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि और चौथा विकल्प है यण संधि। तो सुधन आगतम में जो संधि है वो है यण संधि। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है वह चौथा विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार से संधि के बाद नया शब्द बनेगा। अर्थात रीति धन अनुसार को जोड़ने से नया शब्द कौन सा बनेगा? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आपको विकल्प दिया जाता है, पहला विकल्प है रीत्यानुसार, दूसरा विकल्प है रीति अनुसार, तीसरा विकल्प है रीतोनुसार और चौथा विकल्प है रीत्यानुसार। तो रीति धन अनुसार दोनों के योग से जो विकार पैदा होगा उसके अकॉर्डिंग जो नया शब्द बनेगा वह बनेगा रीत्यनुसार। अर्थात जो चौथा विकल्प है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है पवन शब्द में, पवन शब्द में कौन सी संधि है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है गुण संधि है, दूसरा विकल्प है यण संधि है, तीसरा विकल्प है अयादि संधि है, चौथा विकल्प है वृद्धि संधि है। तो पवन में कौन सी संधि है? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया गया है पा धन वन, दूसरा विकल्प दिया गया है पो धन वन, तीसरा विकल्प दिया गया है पौ धन अन और चौथा विकल्प है प धन वन। तो पावन का जो सही संधि विच्छेद होगा वह है पौ धन अन। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? अर्थात पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न उत्तराखंड दरोगा परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात उत्तराखंड एसआई का प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है पर्याधन वर्ण, दूसरा विकल्प है परिधन आवरण और तीसरा विकल्प है परिधि धन आवरण और चौथा विकल्प है परिधि धन आवरण। तो पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद है वह है परिधन आवरण। तो इस प्रकार से जो दूसरा विकल्प है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए
स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बिहार दारोगा परीक्षा 2008 का प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया गया है दीर्घ संधि, दूसरा विकल्प है गुण संधि, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि और चौथा विकल्प है यण संधि। तो आ धन ई बराबर ए, यह किस संधि का नियम है? तो यह जो है गुण संधि का नियम है। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प जो है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न रेलवे परीक्षा 2001 का प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया गया है दीर्घ संधि, दूसरा विकल्प दिया गया है गुण संधि, तीसरा विकल्प दिया गया है वृद्धि संधि और चौथा विकल्प दिया गया है यण संधि। तो पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण। तो यद्यपि में जिस संधि का प्रयोग हुआ है उसका नाम है यण संधि। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है प धन इत्र, दूसरा विकल्प है पवह धन इत्र, तीसरा विकल्प है पौ धन इत्र और चौथा विकल्प है पो धन इत्र। तो पवित्र का जो सही संधि विच्छेद है वो है पो धन इत्र, अर्थात जो चौथा विकल्प है वो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16 कहता है अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न LIC की परीक्षा 1997 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया जाता है अनुधन अय, दूसरा विकल्प दिया जाता है अनुधन आय और तीसरा विकल्प दिया जाता है अनुधन अय और चौथा विकल्प दिया जाता है अनुधन आय। तो अन्वय शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वह है अनुधन अय। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा 1996 में पूछा गया प्रश्न है। सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? आपके सामने पहला विकल्प दिया गया है व्यंजन संधि है, दूसरा विकल्प दिया गया है स्वर संधि है, तीसरा विकल्प दिया गया है विसर्ग संधि है और चौथा विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सदैव में जो संधि है वह है स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 कहता है इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो जो चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्पों में कौन सा विकल्प स्वर संधि का विकल्प है? तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न रेलवे की परीक्षा 1997 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है संयोग, दूसरा विकल्प है मनोहर, तीसरा विकल्प है नमस्कार और चौथा विकल्प है पवन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा विकल्प स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पवन। इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है वह सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। इन चार विकल्पों में आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो।
तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न रेलवे की परीक्षा 1997 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है महर्षि, दूसरा विकल्प है देवेंद्र, तीसरा विकल्प है सूर्योदय और चौथा विकल्प है दैत्यारी। तो इसमें दिए गए विकल्पों में जो विकल्प दीर्घ संधि का उदाहरण है वह है दैत्यारी। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है महोष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न LIC की परीक्षा 1997 में, LIC की परीक्षा 1997 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है महु धन उष्ण, दूसरा विकल्प है महाधन उष्ण, तीसरा विकल्प है महोधन उष्ण और चौथा विकल्प है महाधन उष्ण। तो महोष्ण का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा महाधन उष्ण। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो हमें स्वर संधि के एग्जाम्पल को पता करना है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न रेलवे की परीक्षा 1998 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है अधोगति, दूसरा विकल्प है उच्चारण, तीसरा विकल्प है दिग्गज और चौथा विकल्प है मनवंतर। तो दिए गए उदाहरणों में जो विकल्प स्वर संधि का उदाहरण है वह है आपका मनवंतर, अर्थात चौथा विकल्प जो है सही हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो 21 प्रश्नों की यह श्रृंखला थी, यह श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं आज का रिजल्ट। तो आज का जो रिजल्ट है, यदि आपने पूरे प्रश्न ईमानदारी से हल किए हैं तो ये रहा आपका रिजल्ट। रिजल्ट क्या कहता है कि यदि आपने 19 प्लस सही किए हैं, अर्थात आपने 20-21 प्रश्न सही किए हैं, तो आप हिंदी के एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं। दूसरा रिजल्ट कहता है कि यदि आपने 17 प्लस अर्थात आपने 18-19 प्रश्न सही किए हैं तो आप हिंदी के वेरी गुड स्टूडेंट्स हैं। और तीसरा रिजल्ट कहता है कि यदि आपने 14 प्लस अर्थात आपने 15, 16, 17 प्रश्न सही किए हैं तो आप हिंदी के गुड स्टूडेंट हैं। और यदि आपने 10 प्लस 10 प्लस मतलब आपने 11, 12, 13, 14 इतने प्रश्न सही किए हैं तो आप हिंदी के एवरेज स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार से यह जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो समाप्त होता है। अंत में आपको हम छोड़े जाते हैं आज के सवाल के साथ। आज का जो हमारा सवाल है वह है आम धन चूर का योग होने पर नया विकारी शब्द बनेगा। अर्थात आम धन चूर के योग से नया शब्द क्या बनेगा। पहला विकल्प है आमचूर, दूसरा विकल्प है अमचूर, तीसरा विकल्प है अमचूर और चौथा विकल्प है आमचूर। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप उसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।